फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये किसका गुणनफल होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है, हमें जितनी भी चीज़ें मिलती है या तो हमें हमारी आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी से मिलती है या तो हम अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम किसके प्रोडक्ट होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा था, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। देखिए, सिर्फ हमारी हेरिडिटी इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, जो चीज़ें हमें हमारी आनुवंशिकता से मिलती है, हम उसका पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखिए, अगर बच्चे को कोई जन्मजात विकार है, ठीक है, आप उसको कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट दे दे, वो पूरी तरीके से जो विकार है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, ये भी आपका यहाँ पर कहना गलत हो जाएगा। केवल भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम समाज से जो है नैतिक विकास सीखते हैं, भाषा विकास सीखते हैं, सामाजिक विकास सीखते हैं, सांस्कृतिक जो हमारा विकास होता है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास होता है हमारा इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, जो ओनली वर्ड होता है ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ, थर्ड और सेकंड गलत है आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जीन प्याजे, इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, उसमें जो इन्होंने स्टेज बताई, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विकास को स्टेज में बांट दिया, अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, क्योंकि इन्होंने 4th स्टेज की बात की है। ठीक है, तो ये बात तो आपके यहाँ पर सही है, बट हमसे क्या पूछा है, इनके सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये तो कहा जा सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बात जीन प्याजे कहते हैं। ये क्या कहते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो ये भी बात जीन प्याजे कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, देखिए यही बात जो है जीन प्याजे नहीं कहते हैं। ये क्या कहते हैं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था क्या नहीं कहा जा सकता, तो यही जो है नहीं कहा जा सकता। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात जो है जीन प्याजे ने कहा है, तभी तो ये बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो खिलौने होते हैं उनके, उसको हमेशा तोड़ देते रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उन चीज़ों से वो सीखते रहते हैं, तो अपने ज्ञान का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछ रखा था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जो जीन प्याजे थे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी आपकी। पहला तो इन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था कह लीजिए, या फिर संवेदीय गामक अवस्था कह लीजिए, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर स्पेस नहीं, तो 0 से 2 साल तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जो सेकेंड रन की स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा है, पूर्व संक्रियात्मक विचार या फिर अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जो वर्ड होते हैं वो चेंज देखने को मिलते हैं। तीसरी स्टेज उन्होंने क्या दी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 7 से 11 साल तक। ठीक है, और लास्ट जो इनकी स्टेज है वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 11 से 15 साल तक का होता है। ठीक है, अब हमसे सेकेंड वाले स्टेज के बारे में पूछ रखा है कि इसकी क्या सीमा नहीं है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति।
यानी कि केंद्रीकरण, ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा होती है जिसमें कि जो बच्चा होता है उसका ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को आप एक लंबे ग्लास में कोई जूस दे दीजिए और एक जो है चौड़े ग्लास में कोई जूस दे दीजिए, बच्चा क्या करेगा, जो लंबा ग्लास है उस जूस उसमें उस ग्लास वाले जूस को लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर शेप और साइज को चेंज कर दिया जाए तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा होती है, लिमिटेशन होती है। बट हमें क्या बताना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी सीमा नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये बात यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो सिंबॉलिक थॉट होता है, यानी बच्चे क्या करता है, सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आप बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 7 साल के, आप उनको सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, तो आप क्या कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंबल्स का यूज करके बच्चों को वो चीज़ सिखा रहे हैं। तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो यही बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिस्टेक की थी, गलतियाँ की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा नहीं है, वो क्या है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, यानी सिंबॉलिक जो थॉट होता है बच्चे के अंदर, वो क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है अहम अहम मान्यता। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म, इसमें क्या होता है, बच्चा खुद को ही केंद्र मानता है। मतलब कि बच्चा सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा पूरी दुनिया सोचेगी, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्व केंद्रित होता है। ठीक है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले जो उसके पेरेंट्स हैं उनका मूड कैसा है, उसको तो बस चॉकलेट चाहिए। ठीक है, यानी वो सोचता है कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही पूरी दुनिया सोचेगी, दुनिया उसी के अराउंड घूमेगी। ठीक है, यानी बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होती है, मतलब जो ईगो सेंट्रिक सॉरी जो ईगो सेंट्रिज्म होती है, क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। ठीक है, और अनुत्क्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर। बच्चा क्या करेगा, बर्फ को पानी नहीं बना पाएगा, पानी को बर्फ नहीं बना पाएगा। ठीक है, नहीं, आप जो है अगर 2 से 7 साल का जो बच्चा है, ठीक है, जो 2 से 7 साल का बच्चा है, अगर आप इसको घर से स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, घर से स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर बच्चा स्कूल से वापस घर नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर क्या है, इरिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होती है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यानी कि सेंट्राइजेशन, अहम केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, उसके साथ साथ इन रिवर्सिबिलिटी, ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा होती है, लिमिटेशन होती है। ठीक है, बट जो सिंबॉलिक थॉट होता है, ये क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। तो इसलिए आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों चीज़ें खत्म कब हो जाती हैं, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। ठीक है, तब वो जो है के अंदर डिसेंट्राइजेशन आ जाता है, यानी वो समझ जाता है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में जो ईगो सेंट्रिक यानी जो दुनिया का केंद्र वो खुद को समझता था, ठीक है, वो अब नहीं समझता है बच्चा, जब वो 7 से 11 साल तक का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो इरिवर्सिबिलिटी थी बच्चे के अंदर, वो भी क्या हो जाती है, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यानी बच्चा बर्फ़ से पानी भी बना लेता है और पानी से बर्फ़ भी बना लेता है। अगर आप उसको घर से स्कूल छोड़ के आ जाओ, फिर बच्चा स्कूल से घर भी वापस आ जाएगा, अगर वो 7 से 11 साल का है, यानी कि प्याजे की थर्ड स्टेज में। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपसे रिलेट करके कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर अलावा पूछा है, यानी निगेटिव ऑप्शन को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जब बच्चा खेल करता है, ठीक है, प्ले एक्टिविटी करता है, तो वहाँ पर क्या होती है, कहीं ना कहीं जो उसकी जो बॉडी होती है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है, उसका जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, तो ये तो बात सही है आपकी यहाँ पर, बट ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछा है। ठीक है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी बात क्या है, सही है। जब बच्चा किसी भी खेल को खेलता है तो उसके क्या होते हैं, जो 5 सेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं।
बच्चा क्या करता है, अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके चीज़ों को सीखता है। आप देखते होंगे जब आप बैडमिंटन खेल रहे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपके जो सेंसेस है, जो इंद्रियाँ हैं, वो क्या हो रही है, यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी बात सही है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, देखिए यही बात जो है आपके यहाँ पर सही नहीं होगी। इसी के अलावा जो है, ठीक है, खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाता है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा एक्टिविटी करता है, खेलता है चीज़ों को, तो वो नए नए कौशल सीखता है, ठीक है, समाज से इंटरेक्ट करता है कहीं ना कहीं, तो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। बट यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा कि वो समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछ रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है, आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए ये सीटेड पेपर 2 में पूछे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि पेपर 1 में नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता ही कि अब लेवल आपका हाई हो चुका है, तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि कई डायरेक्शन में सोचने की बात की गई हो, ठीक है। अब देखिए कैसे, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसमें बच्चे क्या करेगा, अगर उत्तर जानता रहेगा तो बता देगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चे की जो गंभीर रूप से सोचना होता है उसको आमंत्रित नहीं करते, यानी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का जो है डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। सही जवाब क्या है, तो इसमें बच्चा सिर्फ क्या करेगा, रॉन्ग और राइट बताएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यानी बच्चे ने कोई स्थिति देखी, आप उससे कह रहे हैं कि आप भी इस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो बच्चा अगर जो है वहाँ पर उन चीज़ों को सोच पाएगा तो वो कह देगा हाँ, अगर नहीं सोच पाएगा तो कह देगा नहीं। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी अलग अलग डायरेक्शन में सोचने की बात हो, ठीक है, विभिन्न तरीकों से सोचने की बात हो, तो वहाँ पर क्या होगी, जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग होगी, समालोचनात्मक चिंतन होगा, वो बेहतर होगा, ठीक है। यानी बच्चा क्या करेगा, अपसारी चिंतन करेगा, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। तो जब भी विभिन्न तरीकों से सोचने की बात की जाए, ठीक है, ऑप्शन में विभिन्न तरीके से किसी क्वेश्चन को हल करने की बात की जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा, बच्चा एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर बताएगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कि आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होने के कारक क्या, आप अपने जो इन्वायरमेंट में आपने चीज़ें देखी उसके अकॉर्डिंग बताइए, ठीक है, आप अपने आसपास में जो आप अनुभव किए उसके अकॉर्डिंग बताइए। तो इसमें सभी बच्चों का क्या होगा, अलग अलग आंसर होगा, ठीक है। प्रत्येक बच्चे जाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, देखेंगे चीज़ों को, उसमें क्या करेंगे, बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, कई दिशाओं में सोचेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो स्किल है उनकी वो डेवलप होगी, उनकी थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब बच्चा किसी चीज़ को करता है तो क्या करता है, वहाँ पर जब वो कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है, करके किसी चीज़ को सीखता है, तो क्या करता है, लंबे टाइम के लिए चीज़ों को सीखता है, ठीक है। जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसके जनक कौन है, जॉन डीवी। और वो किसकी बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, यानी करके सीखने की बात करते हैं। जब बच्चा चीज़ों को एक्टिविटी, ठीक है, करके सीखता है, तो क्या करता है, वो चीज़ों को लंबे टाइम के लिए सीखता है, और बच्चा की जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो बनी रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। परियोजना विधि, यानी बच्चा क्या करता है, चीज़ों को खोजता है, अन्वेषण करता है, तो इससे भी बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है और चीज़ें लंबे टाइम के लिए उसके माइंड में रह जाती हैं। सहयोग से सीखना, ये भी क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। बच्चा एक दूसरे से जो है सहयोग करता है, वाद विवाद करता है, चर्चा करता है, संवाद करता है, इसमें भी बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, देखिए बच्चों की रैंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। रैंकिंग करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, यानी बच्चों को एक तरीके से रैंक दे देना कि रैंक 1 इनकी है, रैंक 2 इस बच्चे की है, तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, देखिए क्षमता समूह बनाना, हमें बच्चों
की कैपेसिटी के आधार पर उनका समूह नहीं बनाना है, ठीक है। बच्चों को क्या करना है, सामूहिक रूप से पढ़ाना है, ठीक है। उनको बांटना नहीं है, क्योंकि इससे भी बच्चे के अंदर क्या होती है, हीन भावना डेवलप होती है। बच्चा क्या सोचता है कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं, ठीक है, हम कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तो इस तरीके की भावना जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को समूह में सिखाना है और एज पर नीड एजुकेशन देनी है। जिससे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो अपनी टीचिंग मेथड में जो शिक्षण विधियाँ उनमें चेंज लाइए, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, बट उनका समूह नहीं बनाना है और लेबलिंग भी नहीं करना है छात्रों की, यानी थप्पा लगा देना है, वही रैंकिंग यही सेम वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो लेबलिंग करना, रैंकिंग करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। उसके साथ साथ परियोजना विधि, देखिए ये तो सही दे रखा है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, क्षमता, समूह बनाना, रैंकिंग, तो दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। देखिए सिर्फ बच्चा स्कूल से ही नहीं चीज़ों को सीखता है, वो अपने घर से भी चीज़ों को सीखता है, अपने समाज से भी चीज़ों को सीखता है, परिवार से भी चीज़ों को सीखता है। देखिए स्कूल में उसको फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, बट हमारे समाज में, ठीक है, हमारे फैमिली में हमें क्या मिलता है, इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम स्कूल में ही लंबे समय तक के लिए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। देखिए ये भी कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्कूल है ये भी क्या होता है, आवश्यक होता है। ये बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन, जो औपचारिक शिक्षा होती है वो प्रोवाइड करता है। इनफॉर्मल एजुकेशन तो हमें हमारे फैमिली में, समाज में मिल ही जाती है, बट फॉर्मल रूप से ऐसा थोड़ी है कि आप स्कूल में जाके जो घर की लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब जैसे जिस तरीके से आप घर पे बात करते हैं या फिर जिस तरीके से हम लोग घर पे बिहेव करते हैं, वैसा क्या आप स्कूल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वहाँ पर रूल रेगुलेशन होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जो है ग्रहण करते हैं। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ से हम अनुशासित वे में एक तरीके से चीज़ें जो होती है वो डेवलप होती है, हमारी कई सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। वहाँ पर हमें अलग अलग समूह, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ठीक है, अलग अलग संस्कृति के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये क्या होता है, स्कूल इम्पोर्टेंट होता है। तो ये गलत हो जाएगा। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे, ये बात जो है बिल्कुल सही है आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल में जो शिक्षा होती है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी जो भी बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाए वो उसके रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ाई जाए, कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है ये, ठीक है। यानी जो बच्चे ने समाज में चीज़ों को देखी है, प्रकृति में चीज़ों को देखी है, वो क्या करे, स्कूल उन्हीं चीज़ों से रिलेट करके अगर बच्चों को बताएगा तो बच्चा क्या होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएगा और स्कूल में क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा स्कूल जाने में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन सच्चा शिक्षक है, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जीवन से तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बट स्कूल भी ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कोहलवर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ठीक है, हो सकती है बात, ठीक है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, देखिए ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह नैतिक तर्क और नैतिक और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, नहीं, तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, ये बात आपके यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकटवर्तीय विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, ठीक है, शायद फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं दे रखा है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, नहीं, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इसको दिया किसने था, लेव वाइगोस्की ने। ये क्या संदर्भित करता है, इसके बारे में देखते हैं। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं, ये भी नहीं होता है। एक संदर्भ जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते, यही बात आपके यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम इन तीन ऑप्शन की बात करें, क्योंकि फोर्थ तो हमें यहाँ पर जो है कट गया साथ थोड़ा सा पीडीएफ को बनाते टाइम, बट अगर हम देखें तो यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि
अभी आपने जो है जितने भी स्टडी की है आपके सीटेट में जो है मान लीजिए कि जैसे कि 150 में से अभी आपके जो है 95 स्कोर हो रहे हैं या फिर 100 तक स्कोर कर ले जा रहे हैं, ठीक। बट आपको आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई। फॉर एग्जांपल कि आपने कहीं से नोट्स परचेज कर लिए या फिर जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे नोट्स शेयर किए हुए हैं आपने उनको रीड कर लिए, ठीक है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आपने उनको सर्च करके पढ़ लिए थोड़ा सा, ठीक है। मतलब जहाँ पर जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है आपने उस पर अच्छा वर्क किया, थोड़ी सी मेहनत की, एफर्ट की, प्रैक्टिस की, तो जो आपके नंबर है वो बढ़ के क्या हो गए 120 प्लस तक हो गए। तो जितना आप खुद सीख सकते हैं चीज़ों को और जितना आप किसी वयस्क व्यक्ति या फिर आपके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, जो सहयोगी साथी समूह होते हैं, उनकी मदद से, देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे बड़े लोग ही आपसे ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कुछ हमसे छोटे बच्चे भी होते हैं वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कोई भी एम क्यू किसको बोलते हैं, एक वर्ड इन्होंने दिया ले वाइगोस्की ने, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है जो हमसे ज़्यादा जानता है। फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति वो मैथ में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है और आप जो है सीडीपी में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो ये व्यक्ति आपको मैथ सिखा सकता है और आप क्या कर सकते हैं इसको सीडीपी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे बड़े लोग ही आपसे ज़्यादा जानेंगे, नहीं, जो आपसे छोटे लोग हैं वो भी आपसे ज़्यादा जान सकते हैं। तो एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि अगर आप 150 में से अभी 95 ला रहे हैं, अगर आपने थोड़ी सी मदद ले ली अपने फ्रेंड्स की या फिर अपने पीयर ग्रुप्स की, किसी वयस्क की, ठीक है, जिसकी कि सीडीपी अच्छी है, तो आपने उससे वहाँ पर सीडीपी के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए। और अगर आपका जो है मैथ अच्छा है तो आपने उसके साथ में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जहाँ पर उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपने उसको बताया, तो आपके जो नंबर है वो यहाँ पर दोनों लोग के 120 प्लस बढ़ गए, इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। यानी जो है आप पहले तो स्कोर कर पाते हैं 95, बट आपने जब थोड़ी सी एफर्ट की, प्रैक्टिस की, तब आपके जो नंबर है वो बढ़ के 120 हो गए, ठीक है। तो यही बात जो है इसी को क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि जेडपीडी कहते हैं। एक संदर्भ में जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, यानी जितना आप खुद कर सकते हैं और जितना किसी के सहयोग से कर सकते हैं, वही उसी के जो बीच का दायरा होता है उसी को क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, ये 7 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन था, देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सका, नहीं, ये गलत है आपका यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक उभयलिंगी व्यक्ति स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्रीय गुणों का समायोजन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करते हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें गलत है यहाँ पर। फर्स्ट थर्ड सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चों डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब देखिए जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अब वो जो चीज़ें अपनी समाज में देखते हैं, जो चीज़ें अपनी फैमिली में देखते हैं, ठीक है, जैसे कि फैमिली में अक्सर करके क्या होता है, लड़कियों को घर के काम के लिए जो है इंकरेज किया जाता है कि नहीं आप घर के काम करो, ठीक है, लड़कों को बाहर के काम करने के लिए जो है भेजा जाता है। तो वहाँ पर बच्चे भी जो भी चीज़ देखेंगे वही तो वो एब्जॉर्ब करेंगे, वही तो वो ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या आती है, जेंडर स्टीरियोटाइप आती है कि नहीं लड़कियाँ घर के काम करने के लिए बनी है, लड़के बाहर के काम करने के लिए बने हैं, लड़कियाँ मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप होती हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता होती हैं जो हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मीडिया भी क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे जब मीडिया में चीज़ों को देखा, आपने अक्सर देखा होगा जो सीरियल वगैरह आते हैं उसमें अक्सर करके यही दिखाया दिखाया जाता है। मैं बहुत सारे सीरियल की बात नहीं कर रही, कुछ सीरियल की अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा तो उसमें अधिकतर यही दिखाया जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो घरों के काम करते हुए दिखाई जाती हैं या फिर खाना बनाते टाइम दिखाई जाती हैं, ठीक है। बट जो
मेल लोग होते हैं वो ऑफिस जाते दिखाए जाते हैं, यानी बाहर के काम वो करते दिखाई देते। तो कहीं ना कहीं वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िबद्धता को। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर पूछा है किसको छोड़कर। अब देखिए समाजीकरण, समाज में तो ये सारी चीज़ें पहले से ही चल रही हैं। आपने देखा ये समाज में तो अभी अभी तक जो है बहुत सारी जगह पर बच्चों को जो है स्कूल जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं, ठीक है। तो समाज में भी ये सारी चीज़ें होती है, तो ये भी नहीं होगा। संस्कृति, हमारी संस्कृति भी इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग कल्चर में आप देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर लड़कियों को जो है घरों के अंदर ही रखा जाता है कि नहीं, घर के अंदर रखिए रहिए आप, पर्दे में रखा जाता है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। बट ट्यूशन का इसमें देखिए कोई उतना रोल नहीं होता। अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे जो है आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ट्यूशन। ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी की तरह लिंग भूमिकाएं बच्चे जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मीडिया के थ्रू भी बच्चा ग्रहण करता है, समाज के थ्रू भी, और संस्कृति के थ्रू भी जो है चीज़ों को ग्रहण करता है। बट यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूशन आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बच्चे किससे जो है सामाजिकरण की लैंगिक जो रूढ़िबद्धता है वो किससे ग्रहण करते हैं। तो उस कंडीशन में आपका मीडिया भी सही होगा, सामाजिकरण भी और सांस्कृतिक भी। इसमें ऑप्शन क्या देगा आपको, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, और फोर्थ। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और उसके बाद में आपको क्या दे देगा, एक ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ, इसमें फर्स्ट और मान लीजिए फोर्थ दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर ये हटा देगा, ठीक है। बच्चों को अन्य सभी के द्वारा बच्चे, यहाँ पर बच्चे अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण कर दे। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर मीडिया भी होगा, सामाजिकरण भी होगा, संस्कृति भी होगा। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जब ऐसे क्वेश्चन दे तब, यानी ये वाला जो ऑप्शन है को छोड़कर इसको हटा दे तब, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। देखिए यही बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही। जो स्टैंडर्ड परीक्षण होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उनकी आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये क्या होते हैं, पक्षपाती होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, नहीं ये कहना गलत है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, नहीं बड़ी आबादी पर भी ये लागू हो जाता है, तो ये भी कहना गलत है। ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीरें नहीं देते हैं, देखिए ये भी गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है आपका आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। देखिए एकाधिक, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसको घुमा दिया। यहाँ पर ये दे सकता था बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। बट सीटेट वाले क्या करते हैं, लैंग्वेज के साथ में खेल जाते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लैंग्वेज को चेंज करेंगे। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पर सेम आपको दिया है मल्टी इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। बट यहाँ पर हिंदी में क्या दी थी, एकाधिक। अब अभ्यर्थी सोचेंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, बट आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी बहुबुद्धि या फिर एकाधिक, एक से अधिक बुद्धि, बात तो एक ही है। बट सीटेट वालों ने जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पर। तो अभ्यर्थी यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस क्वेश्चन को गलत किए हुए थे। देखिए क्या है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, नहीं। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है दिया किसने था, हार्वर्ड गार्डनर ने। और ये क्या कहते हैं कि जो बुद्धि होती है ये क्या होती है, कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। वैसे तो इन्होंने 11-12 टाइप की जो है बुद्धि बताई है, बट जो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो जो ऑथेंटिक बिल्कुल मानी जाती है उसमें 8 टाइप है गिवन है, 8 प्रकार जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं, ये कहना गलत है। प्रभावी अध्यापन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, नहीं, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर एकाधिक बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो एक से अधिक बुद्धि यानी बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत कभी कभी पूछ लेता है किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। और ये क्या कहते हैं कि बुद्धि जो होती है कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये सिर्फ आपके यहाँ पर 13 क्वेश्चन नहीं थे, मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर किया। अगर आपने इन क्वेश्चन को डीपली जिस तरीके से मैंने बताया एनालिसिस किया तो आपके जो
अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको वहाँ पर किस तरीके से जो है हेल्प मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वही मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देखिए और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनको सॉल्व कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको वहाँ पर हेल्प मिल रही है या फिर नहीं। अगर देखिए आपको वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग सिर्फ एक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिल जाता है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा विथ आंसर, ठीक है। और इसके अलावा आपके कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके उस क्वेश्चन को पिन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा।